हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको देना है 2025 बोर्ड एग्जाम, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसा ही पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी का आएगा। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा और आपको प्रोवाइड करने की सोची। देखो मेरे पास ये पूरा पेपर तो है ही, देखो ये पूरा पेपर मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, गद्यांश का सॉल्यूशन, पद्यांश, जितने भी टॉपिक हैं पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख लिया और इस पूरे वायरल पेपर को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो पेपर कोड भैया याद कर लो 2025 वाले स्टूडेंट, और इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले यहां पर हमारा रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। यहाँ पे हिंदी लिखा रहेगा, कोड रहेगा, पूर्णांक आपका पूरे 100 नंबर का रहेगा। और हमारा टारगेट है इस बार हम हिंदी में 100 में 100 लेकर आएंगे। पूरे का हम टारगेट रखेंगे क्योंकि अब की बार 95 प्लस पार, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, हम इस बार आग लगा के रहेंगे, ठीक है। तो देखो सामान्य हिंदी का ये पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहेगा। कुछ नोट आपको दिए जाएंगे, अरे पैसे वाला नोट नहीं, कुछ निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। इस पूरे पेपर को तो मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊं, मतलब जितने भी आपके पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका सॉल्यूशन लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। सिर्फ मैंने 2000 लाइक का टारगेट रखा है। अगर आप इसको 2000 लाइक्स तक पहुंचा देंगे ना, तो ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में मैं आपको पीडीएफ भी इसका दे दूंगा। अगर आप लोग 2000 लाइक तक पहुंचा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन टारगेट अचीव होने के बाद। देखो सबसे पहले हमारा पेपर 2 खंड में होगा, खंड का और खंड खा। खंड का में आपका क्या होगा, सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, फिर गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सब होंगे। फिर खंड खा को हम देखेंगे। देखो इसमें सबसे पहले हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है फर्स्ट का। देखो 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य का होगा, 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य का, टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। देखो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, किसी को पता है गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? फर्स्ट है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सेकंड है राहुल सांकृत्यायन, थर्ड है रामवृक्ष बेनीपुरी, फोर्थ है वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। गेहूं और गुलाब के लेखक जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं खा वाले पे, ठीक। हरिशंकर परसाई की रचना, इसमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की है? देखो हरिशंकर परसाई जी का चैप्टर भी हमारे 12th में है, तो ये तो आपको पता ही होगा, है पता कि नहीं? देखो कल्प वृक्ष, धरती के फूल, सदाचार का ताबीज, मेरे विचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सदाचार का ताबीज। ये जो रचना है ये हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट कमेंट करना, सोचो मत, बोल दो डायरेक्ट। गा देखो, ध्रुव स्वामिनी नाटक, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, मतलब ध्रुव स्वामिनी जो है ये किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास, भैया ये नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब नाटक है। इसको तो इतना तो पता होना चाहिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आंसर कमेंट में देना। ध्रुव स्वामिनी तो एक नाटक है, लेकिन इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आप सभी को पता हो। कमेंट कर देना, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। घ, हिंदी की प्रथम कहानी है, इसमें से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पूस की रात, आत्माराम, इंदुमती या कलाकार का दंड। देखो इंदुमती जो है ये हिंदी की प्रथम कहानी है, तो घा का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अंगा नंबर देखो, ओल्गा से गंगा के लेखक कौन है? ओल्गा से गंगा, इसके लेखक कौन है, किसी को पता है? हाँ हमको पता है, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। भैया राहुल सांकृत्यायन जी हैं ओल्गा से गंगा के लेखक। तो आपका जो स्टार्टिंग का जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट
करा दिया है, मतलब जो स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 5 क्वेश्चन और हैं हिंदी पद्य साहित्य के, उनको भी देखते हैं। दूसरा देखो, अब इसका कहा है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? बताइए, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फारसी? भैया ये अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। खा देखो, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें से कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? कबीरदास, सूरदास, रैदास, नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूरदास। सूरदास जी जो है इनमें से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? सबको पता होगा, कमेंट करो। रीतकाल का दूसरा नाम स्वर्ण काल, उद्धव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। देखो, श्रृंगार काल इसका दूसरा नाम है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो, हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है तो हमें अपनी स्पीड को बरकरार रखना होगा, क्योंकि आपको पूरे 100 नंबर का जब पेपर लिखना होता है ना, तो आपको एक टाइमिंग सेट करना होता है, मुझे किस टाइम, कितने टाइम में कौन सा टॉपिक लिखना है। घर से ही आप सोच कर जाना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे टॉपिक होंगे, सबको 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको लिखना होगा। साकेत के कवि कौन है? किसी को पता साकेत के कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, धर्मवीर भारती, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत के कवि, साकेत के रचयिता, बहुत फेमस कवि है। ठीक है, और बहुत फेमस रचना भी है। द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है? जो द्विवेदी युग में लिखी गई कविताएं होती हैं उनको हम प्यार से क्या कहते हैं? इतवृत्तात्मक, स्वच्छंदतावादी, छायावादी, कवि वृत्तात्मक। भैया उसको हम लोग बोलते हैं इतवृत्तात्मक। द्विवेदी युग की कविता को हम इतवृत्तात्मक के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपके ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, माहौल बदल देंगे इस बार हम। अब चलते अपने गद्यांश पर। तीसरा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पूरे 10 नंबर का रहेगा। जैसे देखो, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया आपको प्यारा सा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर दो। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है, मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन अभी देंगे, टेंशन मत लो, तो आप अथवा लगा हुआ है, देखो अथवा, आप इसको कर सकते हैं। वो वाला नहीं पता तो आप ये वाला करिए, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, दोनों में से कोई एक कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो हम करते हैं, जो हमें पता है हम भैया वही करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, कहते हैं, पहले इसको पढ़ो। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। बताओ ये किस चैप्टर का है? किसी को पता है? हम बताते हैं ट्रिक। देखो, यहाँ पे अशोक आ गया है, अशोक का मतलब ये अशोक के फूल पाठ का है, और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऐसे ही आपको वर्ड को ढूंढ ढूंढ के ना इसको पहचानना होता है, जैसा अभी मैंने पहचाना है। ठीक, अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हमने पहचान लिया ये अशोक के फूल पाठ का है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अभी हम सही से लिखेंगे, ऐसे थोड़ी ना बता देंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यहां से लेकर यहां तक का आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो सिंपली बोल दो बिना हिचकिचाए, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अशोक का फूल, अशोक का वृक्ष बहुत स्वार्थी है। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? लेखक ने दुनिया का इस तरह का व्यवहार बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को ये फेंक कर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज आपको इसमें लिखना है। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? देखो, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। सिंपल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं बहुत अच्छे से। देखो, जब भी गद्यांश आप सॉल्व करो, प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है, साथ में इसका जो फर्स्ट वर्ड है डॉट डॉट करके लास्ट वर्ड, जैसे कहते हैं डॉट डॉट करके अखाड़ा ही तो है। अब आपको संदर्भ डालना है, खूब प्यारा सा हेडिंग, मतलब
ये उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो संदर्भ में लिख दो, सबसे अच्छा रहता है। फर्स्ट यहाँ पे लिखना और इसको लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ऐसे आपको संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहां से यहां तक व्याख्या करना है तो ऐसे नंबर 2 हेडिंग डालेंगे और इसकी व्याख्या कर देंगे। देखो मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा चेंज करके लिख देना। अगर यहाँ पे 2 लाइन में है आप 4-5 लाइन में लिख दो। देखो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। या उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की नई स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। बस ऐसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो भैया, नंबर आपका तैयार है। कोई आपको कहीं से भी टिप टाप नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छे से लिख देना है। आप खुद में एक राइटर हैं, 2 नंबर के लिए दूसरे का क्या देखना, अगल बगल झांकने से अच्छा है खुद से लिखो मेरे भाई। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो देखो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया। ऐसा माना गया है कि ये जो अशोक है ये बड़ा स्वार्थी है, ठीक है, तो स्वार्थ वृत्त को ही इसको विस्मृत करने का आधार माना गया है। चौथा क्वेश्चन, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने दुनिया का व्यवहार इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के ये आगे बढ़ जाती है। मतलब यही लाइन यही से यहां से लेकर यहां तक मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक, यही आपको लिखना है। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया भैया? तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ये देखो सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो कुछ करना नहीं है, गद्यांश बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको पहचानना होता है ये किस पार्ट से है, इसके लेखक कौन है, बाकी का काम आपका गद्यांश ही कर देगा, ठीक है। तो नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। अब इसको मैं हटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे है देखो अथवा जो लगा के दिया गया है ये आप खुद से कीजिए। मैं चैप्टर का नाम बता दूं या आप खुद बताएंगे? अरे आपको पता होगा, निंदा आ गया शुरू में, ये निंदा रस चैप्टर का है और इसके लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये आप क्वेश्चन ले लो और इसका क्वेश्चन ले लो, ये गद्यांश ले लो, आप लोग खुद इसका आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखो HW, क्योंकि दोनों मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अथवा वाला भी। अभी बहुत सारे हमें टॉपिक कवर करने, पूरा पेपर देखना है, तो अपने अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने 4 नंबर टॉपिक पे। इसको ध्यान से आपको देखना है। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरे के पूरे 10 नंबर के रहेंगे। जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान रखना कि सेम सेम ये भी होता है, बस पद्यांश जो होगा वो हिंदी पद्य के चैप्टर से होगा। जैसे देखो, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल श्री प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। किस पार्ट से है किसी को पता है? ये कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है, भरत, देखो भरत यहाँ पे आ गया है, तो कैकेयी का अनुताप चैप्टर से है ये है, और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मतलब कैकेयी जी जो श्री राम जी को उन्होंने जो वनवास भिजवाया था उसी को का पश्चाताप वो कर रही हैं, ठीक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, अभी मैं समझाऊंगा, नहीं पता तो अथवा लगा है। कौन कौन तुम संस्कृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये किस पार्ट से मेरे स्टूडेंट? ये आपका है श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा श्रद्धा मनु, ये उस चैप्टर का। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है। तो हर बार की तरह हम फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, कैकेयी जी कहती हैं लोगों से कि मेरा जो जीव है, मेरे जो प्राण हैं, वो जन्म जन्मांतर तक यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसने स्वार्थ के बस में आकर ऐसे अनुचित कर्म किए। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सफाई। फिर वहां श्री राम जी के साथ जो सभा बैठी हुई है वो चिल्लाती है एक स्वर में कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ठीक है। वो कैकेयी जी को तारीफ करती हैं। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, और पागलों की तरह प्रभु के साथ, श्री राम जी के साथ पूरी सभा चिल्लाती है कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने
भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए भैया। तो ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है, इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। अभी मैं बताऊंगा कैसे संदर्भ लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है। चैप्टर पढ़े होंगे तब तो फटाफट करेंगे, नहीं तो हम बताएंगे। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो माते, वरन वो माता तो सौ सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो मैंने अभी बताया है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशूल पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सौ सौ बार धन्य है। तो ऐसा उन्होंने कहा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्यों छोड़े हम किसी को, जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो यहाँ पे ऐसे आपको पहले निज जन्म डॉट डॉट लाल की माई, ऐसे आपको इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो। तो फर्स्ट वाला हम संदर्भ लिखेंगे, इसमें पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों आ जाएगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। देखो ऐसे मैंने लिखा है क्योंकि जो हमारा कैकेयी का अनुताप जो लिया गया है ना, ये साकेत से लिया गया है, जो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। तो ऐसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस ऐसे लिख दो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, इसकी व्याख्या करनी है। चलो करते हैं। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। वही चीज जो मैंने बताया था आपको। आगे देखो, तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? देखो इसका मीनिंग जब आपको पता होगा तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से देंगे। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तीसरा देखो, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस इतना सा लिखना है। देखो हम थोड़ा सा गियर नंबर 4 में चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं? तो चौथा देखो, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो सौ सौ बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। बस हो गया इसका आंसर भी। पांचवा, अगर आपको इसका मीनिंग पता है ना, इसका आंसर बहुत आसानी से दोगे, क्योंकि ये गद्यांश नहीं है कि आपको इसका आंसर उसी गद्यांश में मिल जाएगा, ये पद्यांश है। ठीक है। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित, ये तो मैंने बताया। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई पूरी सभा क्या चिल्ला उठी? तो देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार यानी कि सौ सौ बार धन्य है। तो ये आपका भैया पद्यांश हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर भी आपको एक बता दिया है, दूसरा भी हमारे सामने था, मैंने आपको बताया कि दो इसमें से पूछे जाएंगे। दूसरा भी हमारा यहीं पे है, ये देखो, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। ठीक है, ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जो श्रद्धा मनु चैप्टर है, ये उसी का है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों में से ये वाला आप खुद करिए, आपके सामने क्वेश्चन है और पद्यांश है, आप ढूंढिए अपनी बुक में और इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में एक एक क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जीवन परिचय पे हम आ चुके हैं। 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। 5 नंबर आपको मिलेगा भैया। ठीक है, जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखना है।
बेसिकली ये आपके लेखक हैं, नीचे आपके कवि का भी दिया गया है 5 नंबर का। तो इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे किसी एक का लिखेंगे, ठीक है। हम लिख रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ले लेते हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह सकते हैं जी। देखो इसमें साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को पूछा जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले एक जीवन परिचय छोटा सा हेडिंग डालना है। देखो इसमें इनका जन्म, जन्म स्थान, इनके पिता, इनकी मृत्यु, ये सब लिखनी है। फिर साहित्यिक परिचय हम थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे, उसके बाद में इनकी रचना है, क्योंकि 80 शब्द हमें लिखना होता है। देखो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। देखो इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप सर्च करके भी देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ऐसे लिखोगे पूरे 5 में 5 मिलेंगे। देखो साहित्यिक परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। देखो इतनी क्वालिटीज थी इनके अंदर, निबंधकार थे, इतिहास लेखक थे, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार थे, कुशल वक्ता, लेक्चरर भी थे और अध्यापक भी थे। भाई कितनी सारी क्वालिटीज हैं, इसी से इनकी महानता का आइडिया लगता है। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। मतलब क्या क्या इन्होंने किया, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, वो आपको इसमें लिखना है। इनके पुरस्कार भी आपको इसी में लिखने होते हैं। आगे देखो, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और बंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले वो भी आपको इसी में लिखना है, डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। अब इनकी रचनाओं को लिखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, कई रचनाएं हैं इनकी। देखो निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल के लिखना, लेकिन ये पीला, हरा, लाल ये सब पेन बिल्कुल मत यूज करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। आपको ब्लू एंड ब्लैक का ही यूज करना है। निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनके निबंध की रचनाएं हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इनकी आलोचना वाली रचनाएं हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। अब इतना आप चाहें तो रचनाएं आप कम भी लिख सकते हैं, केवल निबंध लिख दें, इतिहास लिख दें और उपन्यास लिख दें, इससे भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लिखने हैं, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका लेखक का साहित्यिक परिचय हो चुका है। अब कवियों की ओर चलेंगे। भाई पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं, देखो सॉल्यूशन मैं लिख कर लेकर आऊं आपके लिए, मेहनत जानते हो कितना लगा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा फैला दो पूरे यूट्यूब पर। खा देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो, 5 नंबर। मतलब 3 आपको कवि दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर। हम यहाँ पे ले रहे हैं महादेवी वर्मा जी को, बहुत फेमस कवित्री हैं। तो इसमें भी पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाओं को लिखेंगे। तो जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान रहित सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। देखो मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साहित्यिक परिचय देखिए, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी जैसे पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है।
भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शख्सरिया तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, और भी पुरस्कार इनको मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इतने सारे पुरस्कार मिलने के कारण यहाँ ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो है बहुत महान लेखिका हैं। ठीक है, आगे देखो, रचनाएं देखते हैं। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य, काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में भी कुछ रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। देखो, बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी बहुत है। मतलब बहुत फेमस फेमस रचनाएं इन्होंने की है। बहुत ज्यादा से मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वाले रचनाएं इन्होंने की है। चलो, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। चलते हैं कहानी पे। हो गया हमारा 6 नंबर कहानी। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का आएगा भैया। नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। मतलब चारों में से सिर्फ एक करना है। चाहे आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें। दोनों नहीं पता तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दें। ये भी नहीं पता तो लाठी कहानी का सारांश लिख दें। मतलब 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से कोई एक करो। चलो, हम बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको बता देते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर पंचलाइट कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी आप पढ़ लो, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। दोनों का सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ लो। चलो, बहादुर कहानी का उद्देश्य यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो, आधुनिक जगत कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। ये अमरकांत जी की कहानी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। मतलब होता क्या है, इन्होंने बताया है कि सिर्फ जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं वही सिर्फ श्रम श्रम का शोषण नहीं करते। वही जो है सिर्फ मजदूरों का शोषण वही नहीं करते हैं, वही उनको तंग नहीं करते, बल्कि मिडिल क्लास वाले भी इस कुकृत्य को करते हैं। वो भी अपने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये कहानी उसी से रिलेटेड है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वो स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय संवेद भावनाएं ही कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। भैया यही कहानी थी, यही उद्देश्य था। देखो, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे बहादुर कहानी का उद्देश्य शुभम लेक्चरर, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। तो जाकर देखो, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है, जितने अच्छे से समझाना चाहिए। तो मैं इनको हटाऊं और इनको भी हटाऊं और मैं आगे बढ़ूंगा। अब आते हैं स्वापठित खंड काव्य पे। देखो, स्वापठित खंड काव्य जो होता है भैया, इसका मतलब होता है अपने आप पढ़कर आपको खंड काव्य लिखना होता है। जल्दी टीचर भी इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन देखो, स्वापठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का पूरे के पूरा आएगा। होता क्या है, कई खंड काव्य हैं, जैसे आपका मुक्त यज्ञ है, रश्मि रथी है, त्यागपथी है, आलोक वृत है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है। तो इसको क्या किया गया, एक एक को जिले में ग्रुप में बांट दिया गया। जैसे कुछ जिलों में क्या है, मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, किसी जिले में त्यागपथी है, किसी में आलोक वृत है, किसी में सत्य की जीत है और किसी में श्रवण कुमार है। ठीक है, तो आप जिस जिले से होंगे उसमें आपका होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है, यही एक टॉपिक है जो जिले वाइज होता है। कुछ जिलों में अलग अलग है, कुछ जिलों में दूसरा है। बट यहाँ पे एक एक में, जैसे मुक्त यज्ञ है, इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक करो। रश्मि रथी सब में मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करना मेरे भाई कि किस जिले से आप लोग हैं और आप में कौन सा खंड काव्य है।
अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप अपने सर जी से पूछ लीजिए या अपने क्वेश्चन बैंक अपने बुक में देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने आप आपको पढ़ना होता है, लिखना तो अपने आप है ही। ठीक है, तो हमारा खंड का यहाँ पे फिनिश हो गया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय मतलब लेखक और कवि का मिलाकर 10 नंबर, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 नंबर का भैया पेपर हमने कर लिया। अभी देखो आधे घंटे में हमने सिर्फ 50 नंबर का पेपर किया है। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो खंड खा बाकी है। क्लास भले ही लॉन्ग जा रही है लेकिन आपके सपने भी बड़े हैं और उसको हमें पूरे करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो 8 नंबर टॉपिक, अब खंड खा, इसके ऊपर शायद यहीं पे खंड खा लिखा है। देखो नीचे लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ पे खंड खा लिखा हुआ है और इसी खंड खा को हम इधर से अब देखेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन है, ये हमारे हिंदी के हिंदी संस्कृत का ये पद्यांश है, सॉरी गद्यांश है। ठीक है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, पूरे 7 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपको संस्कृत का गद्यांश दिया गया, आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर ले लेना है। देखो दो पद गद्यांश आपको दिए जाएंगे, एक ये दिया गया है, महापुरुषा लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्षांत कदापि भ्रंशंति, नहीं पता तो अथवा लगा। दूसरा ये दिया गया है, अब इसको पहचानो पहले। देखो ये किस चैप्टर का है, ये आपका जो है फर्स्ट वाला, ये महामना मालवीय चैप्टर का है, महामना मालवीय जी के बारे में बताया गया है। और ये दूसरा जो है ये हमारा पंचशील सिद्धांता चैप्टर का है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। देखो स्टूडेंट, बेसिकली हम इसका सॉल्यूशन तो अभी नहीं देने वाले, बाकी जो क्वेश्चन है सबका हम देंगे, लेकिन ये जो आपका है ना संस्कृत में मैंने बताया था 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्तम और महामना मालवीय। यही 4 चैप्टर पढ़ लो, ये 7 नंबर आपके हाथ में है, कोई रोक ही नहीं सकता, 100% गारंटी में ले सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे तो इसका आंसर भी नहीं देने वाला, लेकिन हाँ ये आपके चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर पहचानना अगर आपको आ गया, संदर्भ आप लिख देंगे, 2 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर आपको अनुवाद करना, तो उसके लिए आपको चैप्टर्स को तो पढ़ना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे खा वाला भी है, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे इसमें गद्यांश दिया गया, पद्यांश भी रहेगा, जैसे हिंदी में हमारे गद्य में था। देखो, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, मतलब ये हमारा सुभाषित रत्नानी चैप्टर का इस एक श्लोक दिया गया। मैंने आपको बताया था ये 7 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है अगर आप लोग सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं अगर आप सबको पढ़ लेते हैं ना, ये 7 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट है। अथवा लगा है, मान लीजिए दूसरा दिया गया है, नामे रोचते भद्रम व उलूकस्य विचेतनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ये जातक कथा का हमारा है, नृत्य जातकम का। ठीक है, शायद जातक कथा का है हमारी। ठीक है, उलूक जातकम का है, उलूक जातकम। ठीक, तो ये दोनों में से आपको एक करना है। ये तो मान लीजिए इस चैप्टर में इकलौता एक देखो हमारा जो सबसे मेन पद्यांश है वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर में है, ये तो आपका दूसरे चैप्टर का है और दूसरे चैप्टर में सिर्फ एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है, बस सुभाषित रत्नानी पूरा चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो आपको सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक जरूर पढ़ने, जो भी 10-12 श्लोक को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, साव हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही हेतु है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। ठीक है, मतलब निरंतर मेहनत करने से ही आपको धर्म धन सब कुछ मिलेगा। तो ये भैया आपको आगे मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का पढ़ लेना। 9 नंबर देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे लोहा लेना, अब लोहा लेने का मतलब क्या होता है? लोहा खरीदना नहीं भाई, लोहा लेना इसका अर्थ होता है सामना करना या मुकाबला करना। जैसे हमारे जो वीर जवान है वो बॉर्डर पर जो आतंकवादी होते हैं ना, उनसे लोहा लेते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा मत समझना लोहा खरीदते हैं। ठीक है, वो उनसे सामना उनका मुकाबला करते रहते हैं। दूसरा खा, बोटी बोटी फड़कना, इसका मतलब होता है स्टूडेंट
बहुत ज्यादा नटखट होना, बोटी बोटी में उनके शरारत भरी होती है। गा, आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। घा, एक थाली के चट्टे वट्टे, इसका मतलब एक ही स्वभाव के लोग। ठीक है, आप एक काम कीजिए, किसी एक को आपको करना है, चलो एक मैं बता देता हूँ, अर्थ तो सबका मैंने बता दिया है। चलो लोहा लेना, इसका मतलब होता है मुकाबला करना या सामना करना। आज के समय में, आज के समय में समाज में बढ़ रहे अपराधों से लोहा लेना आसान नहीं है। बस यही वाला लिख दो, आपका नंबर फिक्स है। मतलब आज के समय में समाज में बढ़ रहे अपराधों से लोहा लेना आसान नहीं है, बस ऐसे लिख दो। अब ये देखो भैया, आपठित गद्यांश आ गया। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 नंबर का रहेगा। ये आपको एक प्यारा सा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर मिलेगा कहाँ, कहीं अलग से नहीं, इसी में मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा, आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया जाएगा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेगा। चलो हम फर्स्ट वाला ही करते हैं, हमें फर्स्ट आना है तो फर्स्ट वाला करेंगे। ठीक है, देखो, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नति समझ पाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियों विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है। भैया विद्या चाहिए, हमें धन चाहिए और शक्ति चाहिए, और क्या चाहिए? हमें विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, शक्ति मिल जाए, पावर, और कुछ नहीं चाहिए। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते थे। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता था। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो नारियों का हमेशा सम्मान करो। ठीक है, देखो का वाला क्वेश्चन है, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं? तो सिंपल सा है, अभी तो मैंने बताया विद्या, धन और शक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ये सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। जीवन के लिए ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन है। मतलब आप लिख दो, क्वेश्चन है कि जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं, तो जीवन के विद्या, धन और शक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। भैया इसका शीर्षक क्या है, तो लिख दो, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है उन्नत देश में नारी की भूमिका। मतलब जो हमारा देश उन्नत कर रहा है, इसमें नारी की क्या भूमिका है, वही आपको बताई जा रही है। देखो लिखा है, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है। गा, देखो भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था, तो देखो यहीं पर कहीं हमने पढ़ा था, ये देखो, इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। यही तो लिखना है, आप यही लिख सकते हैं या थोड़ा बदलाव करके लिख सकते हैं। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान वैदिक काल में था। उस समय नारी को देश का सिरमौर माना जाता था। देखो लिखा है यहाँ पे, सिरमौर माना जाता था। देखो उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। ठीक है, ये आपको लिख देना है। वो विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक समझी जाती थी नारी। ठीक है, तो नारियों का हमेशा सम्मान करो भाई। ठीक है, क्योंकि नारी ने ही हमें जन्म दिया है, नारी ने ही हमें पाला पोषा है, तो हमें आगे बढ़ने में भी वही मदद करेंगे। सिर्फ उनका रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट फॉर वोमेन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, इसको हटाते हैं, एक आप खुद कर लीजिएगा। 11 का अब हम आते हैं शब्द युग्म, यानी कि हिंदी व्याकरण के पोर्शन पर हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखे। जैसे अतल, अतुल, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है भैया उसका अर्थ बाद में होगा। फर्स्ट इज फर्स्ट। ठीक है, तो बिना तल के और विपुल, तल रहित और तौल रहित, गहरा और जिसकी तुलना ना हो सके, अनंत और अद्वितीय। देखो अतल का मतलब होता है गहरा, और अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो सके। तो भैया सा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जो पहले उसका मीनिंग पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में रहेगा। दूसरा तर्क तक्र, इसका सही अर्थ क्या होगा? तर्क तक्र, तो आ है दलील और गवाह, बा है बहस और मट्ठा, सा है वार्ता और झगड़ा, दा है दलील और प्रमाण। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बा वाला, बहस और मट्ठा, इसका सही होगा। तो यही दो दिए गए थे, 2 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएंगे। क्या क्यों प्रॉब्लम लेते हो? खा, देखो
निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। 2 नंबर का ये रहेगा। देखो लगभग 40 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है। मिनट मत देखो, मेहनत करो, क्योंकि बहुत मिनट अभी आपको त्यागने हैं अपनी तैयारी के लिए। देखो इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। हमारे पास 3 शब्द दिए गए हैं। जैसे विधि, विधि को और किन नामों से जानते हैं? मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए विधि। विधि का आप लिखिए भाग्य, दूसरा विधाता, तीसरा तरीका, चौथा युक्ति, पांचवा कानून। मैंने 5 बता दिया। आपको किसी एक शब्द के सिर्फ 2 ही लिखने थे। चलो मैंने 5 बता दिया, 2 तो याद ही रहेंगे। दूसरा हाथ, हाथ को आप लिख सकते हैं हस्त या सहयोग। तीसरा तनया, तनया को आप लिख सकते हैं पुत्री या बेटी जिसको बोलते हैं। और पिंडन नाम की, पिड़वन नाम की लता एक होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गा वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है संयम से और कम खर्च करने वाला, उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? सिंपल सा है, कृतज्ञ नहीं, समष्टता नहीं, मुमुक्ष नहीं, मितव्ययी बोलेंगे। मतलब संयम से और जो कम खर्च करे, लिमिट में रहे, उसको मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, उपकार को मानने वाले को क्या बोलेंगे? शुचिकर्मा, शाक्त, आशातीत या कृतज्ञ। भैया उसको कृतज्ञ बोलेंगे। उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ बोलते हैं। आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दा वाला ऑप्शन, सॉरी दा वाला। ठीक। अब घ देखो, वाक्य संशोधन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का रहेगा भैया। 2 वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे 4 दिया गया है। देखो का, हम चारों बताएंगे, हम मानेंगे नहीं। ठीक है, जब तक आपको टॉपर नहीं बना देते हम नहीं मानने वाले। उपरोक्त तथ्य मेरे विचार में ठीक है। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उपरोक्त के जगह पर आप लोग लिखिएगा उपर्युक्त, उपर्युक्त। ठीक है, ऐसे आपको कुछ लिखना है। ठीक है, उपर्युक्त लिखिएगा। पेन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्योंकि भैया डैमेज है हमारे भाई साहब, तो इनको दूसरा ले आता हूं। ये उपर्युक्त आप लिख दीजिएगा। ठीक है। खा, हमें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं हमें क्षमा मांगनी चाहिए। मांगनी लिख दो तब सही हो जाएगा। गा, ईश्वर के अनेकों नाम है, नहीं भैया अनेक नाम है ईश्वर के। अनेक, अनेक खुद में ये बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। घा, मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं भैया मैं कलम से लिखता हूं। यहाँ पे के साथ को हटाकर से कर देना। मैं कलम से लिखता हूं। भैया उसके साथ आप लिखते हैं या कलम से लिखते हैं? बस यही आपका सही होगा। 12 नंबर आता है। अब रस छंद अलंकार की बारी आ गई भैया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो 2 नंबर। श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखो 2 नंबर। और चौपाई अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखो 2 नंबर। ये 6 नंबर भैया बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। ये 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं। तो रस छंद अलंकार को मैंने एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दिया। अभी जल्दी आप लोग सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट का क्लास है और आपका 6 नंबर कंप्लीट है उसी क्लास में। जितने भी रस हैं, हास रस, करुण रस, वीर रस, छंद में आपका दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, अलंकार में आपका यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सबको मैंने एक ही वीडियो में बताया। तो जाकर देखो सर्च करके। इस क्लास को देखने के बाद आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करोगे सब मिलेगा। 13 नंबर देखो, पत्र लेखन। लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आवेदन पत्र है, किसी नियुक्ति आवेदन पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। 6 नंबर का आएगा। दूसरा, नहीं पता तो अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पत्र लिखना भी मैंने आपको सिखाया है, और जो हिंदी के टॉप 6 मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र हैं उसको भी मैंने बताया है। तो जाकर सर्च करके देख लो। निबंध पे आते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो 9 नंबर का। जैसे मेरे आदर्श शिक्षक, हमारा राष्ट्रीय त्योहार, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, सूचना प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। 5 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है। निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर निबंध
पर वीडियो लेकर आइए, जो टॉप 10 निबंध है उसको बताइए और कैसे लिखें उसको बताइए, तो मैं इसका क्लास जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। पूरे 100 नंबर का मैंने पेपर आपको बता दिया। ज्यादातर क्वेश्चन, लगभग 90 से 80% क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी बताया। और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो क्लास हमारा फिनिश होता है यहीं पर। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार बांटते रहना, हम भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अच्छी अच्छी क्लासेस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बोलो जय हिंद।